नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भारत की राजनीति में कुछ भी हो सकता है, तभी तो एक मुख्यमंत्री पर दूसरे मुख्यमंत्री का फोन टेप कराने का आरोप लगा। भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो मुख्यमंत्रियों के झगड़े का मोहरा बना। हाँ, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों के बीच जो हुआ है और जो हो रहा है, उसमें केंद्र सरकार पंच नहीं बन रही। दोनों सरकारें और मुख्यमंत्री अपने अपने अंदाज में एक दूसरे से भिड़े हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव दोनों में दुश्मनी पुरानी है। प्रदेश के दो हिस्सों में बंटने के बाद दोनों को अपने अपने काम में लगना था, लेकिन बार बार एक दूसरे को नीचा दिखाने की कई कोशिशें हुई। दोनों के पास राज्य पुनर्गठन के बाद की चुनौतियां कम नहीं है, पर इस चुनौती से ही दोनों में इमेज और ब्रांडिंग की होड़ है। चंद्रबाबू नायडू विकास, बड़े प्रोजेक्ट, बड़े विजन के कारण अधिक सुर्खियों में रहते हैं, इसलिए चंद्रशेखर राव और उनकी पार्टी को मीडिया ब्रांडिंग में दिक्कत है। तभी तेलंगाना विधान परिषद के चुनाव में विधायकों की खरीद फरोख्त का ऐसा बवाल हुआ जिससे चंद्रबाबू की इमेज को नुकसान पहुंचा। सवाल है कि मोदी सरकार के साथ इन दोनों सरकारों के एक साल के वक्त का यह झगड़ा क्या प्रदेश के हालातों का प्रमाण नहीं है? अलग अलग आंध्र और तेलंगाना से आखिर बना क्या है, आज इस पर चर्चा है। मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने लंबे इंतजार के बाद अपनी टीम का विस्तार किया। उनकी टीम में महासचिव बनने की आस लगाए कई बड़े नेताओं की उम्मीद टूट गई। अनुराग ठाकुर, शाहनवाज हुसैन, अर्जुन मुंडा आदि महासचिव या उपाध्यक्ष नहीं बन सके। हालांकि हो सकता है कि इन्हें आगे कोई दूसरी बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। बताया जा रहा है कि मुंडा और शाहनवाज दोनों केंद्र में मंत्री बन सकते हैं। बहरहाल शाह ने उन्हीं नेताओं को टीम में रखा जिन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद हुए विधानसभा चुनावों में अपने को साबित किया था। कैलाश विजयवर्गीय को शाह ने हरियाणा का चुनाव प्रभारी बनाया था। उन्होंने अपनी टीम लेकर हरियाणा में कैंप किया और 4 विधायकों वाली पार्टी भाजपा के 46 विधायक जीते और पार्टी ने अपने दम पर सरकार बनाई। सो विजयवर्गीय को इसका इनाम मिला और वे महासचिव बने हैं। डॉक्टर अनिल जैन हरियाणा के सह प्रभारी थे। वहाँ सरकार बनने का इनाम उनको भी मिला और वे भी महासचिव बने। इसी तरह राजीव प्रताप रूडी के प्रभारी रहते अमित शाह ने ओम माथुर को महाराष्ट्र का चुनाव प्रभारी बनाया था। वहां भाजपा के शानदार प्रदर्शन के बाद माथुर उत्तर प्रदेश के प्रभारी बने और अब शाह ने उनको उपाध्यक्ष बनाया है। जम्मू कश्मीर में भाजपा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया और इसमें अहम भूमिका निभाने वाले अविनाश राय खन्ना को भी शाह ने उसका इनाम देकर पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया है। इससे पहले झारखंड में चुनाव के सह प्रभारी के तौर पर शानदार प्रदर्शन कर चुके भूपेंद्र यादव को शाह ने पहले ही महासचिव बनाकर बिहार का प्रभारी बना दिया था। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर गजब रस्साकशी चल रही है। एक तरफ पूर्व उप मुख्यमंत्री और निसंदेह बिहार भाजपा के सबसे बड़े नेता सुशील कुमार मोदी हैं, तो दूसरी ओर पूरी पार्टी और घटक दल हैं। सुशील मोदी को छोड़कर भाजपा का कोई भी नेता या सहयोगी पार्टियों के नेता नहीं चाहते हैं कि बिहार में भाजपा मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करके चुनाव लड़े। सुशील मोदी चाहते हैं कि पार्टी उनको दावेदार बनाकर चुनाव में उतरे, इसलिए उन्होंने आगे बढ़कर चुनाव प्रभारी अनंत कुमार के इस बयान का विरोध किया कि भाजपा किसी को दावेदार घोषित करके नहीं लड़ेगी। लेकिन उसके बाद पार्टी के बड़े नेता दावेदारी के खिलाफ मुखर हो गए। नंद किशोर यादव ने कहा कि पार्टी एकजुट है और उसे दावेदार घोषित करने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कई महीने पहले पार्टी के शीर्ष नेताओं से कह चुके हैं कि दावेदार घोषित करना पार्टी के लिए घातक होगा। अश्विनी चौबे ने भी ये स्टैंड लिया हुआ है कि दावेदार की घोषणा नहीं होनी चाहिए। बताया जा रहा है कि रविशंकर प्रसाद से लेकर सीपी ठाकुर और राजीव प्रताप रूडी, शाहनवाज हुसैन आदि सब चाहते हैं कि पार्टी सामूहिक नेतृत्व में लड़े। सहयोगी पार्टियों के नेताओं में उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ने अमित शाह से दो टूक अंदाज में कहा हुआ है कि पार्टी को सीएम दावेदार घोषित करके नहीं लड़ना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के प्रबंधक विपक्ष को बांटे रखने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष के कुछ नेता भी इस काम में सरकार की मदद कर रहे हैं। सरकार को पता है कि संसद का मॉनसून सत्र बहुत हंगामे वाला रहेगा। IPL घोटाले के आरोपी ललित मोदी की मदद करने के आरोप में सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे दोनों मुश्किल में हैं। अभी कांग्रेस अकेले ये लड़ाई लड़ती दिख रही है, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें और पार्टियां शामिल हो सकती है। बिहार चुनाव की वजह से नीतीश कुमार की पार्टी विरोध करेगी और कांग्रेस को लेफ्ट का साथ मिलेगा। सरकार को सबसे बड़ी चिंता कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पी चिदम्बरम, शशि थरूर और राजीव शुक्ला को लेकर है। इन तीनों नेताओं के पास ललित मोदी से जुड़ी ढेर सारी जानकारियां हैं। इनसे कुछ नए खुलासे हो सकते हैं। जो नेता अभी सुषमा का समर्थन कर रहे हैं, नई जानकारी आने के बाद उनके लिए भी मुश्किल होगी। सो भाजपा व सरकार के प्रबंधक प्रादेशिक क्षत्रपों के साथ सद्भाव बनाए रखने की योजना पर काम कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव अगर समर्थन करते रहते हैं तो लालू प्रसाद भी समर्थन करेंगे। शरद पवार का समर्थन सरकार को हासिल है और ममता बनर्जी भी इस मसले पर चुप रहने वाली हैं। नवीन पटनायक और जयललिता की ओर से भी सुषमा वसुंधरा के खिलाफ कुछ नहीं कहा जाएगा, पर DMK और लेफ्ट इस मसले पर कांग्रेस का साथ देंगे। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज आधार कार्ड और खाते में सब्सिडी ट्रांसफर के मामले की प्रगति की समीक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के लिए प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। इस दौरान दोनों के बीच IPL के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को लेकर मुश्किल में घिरी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के मसले पर भी बातचीत हुई। ललित मोदी के प्रत्यार्पण को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह की ये मुलाकात अहम रही। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि ललित मोदी विवाद से पीछा छुड़ाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही कोई बड़ा कदम उठा सकती है। इसी बीच ललित मोदी की मदद को लेकर कांग्रेस पार्टी सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे सिंधिया के इस्तीफे की मांग को लेकर हमलावर है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने IPL के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी के वीजा मामले को लेकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके पूछा कि क्या सुषमा जी ने ललित मोदी और कीथ वास से लंदन के होटल में भारतीय उच्चायोग के किसी प्रतिनिधि के बिना मुलाकात की? उन्हें इस पर सफाई जरूर देनी चाहिए। दिग्विजय ने कहा कि वसुंधरा राजे ने चुप्पी क्यों साध रखी है, उन्हें अपनी स्थिति जरूर साफ करनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री पर ट्वीट करके उन पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि बड़े मोदी ने छोटे मोदी से दो पक्षियों का शिकार कर लिया। गौरतलब है कि इस मामले में नया मोड़ तब आया जब ललित मोदी ने दावा करते हुए कहा कि राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने ब्रिटेन में उनकी आव्रजन याचिका का लिखित में समर्थन किया था और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से उनके करीबी रिश्ते हैं। सुषमा के पति ने उन्हें बिना फीसदी कानूनी सुविधाएं मुहैया कराई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज पंजाब के फतेहगढ़ साहिब के खुदकुशी करने वाले किसान सुरजीत सिंह के घर पहुंचकर उनके परिवार वालों से मुलाकात की और संवेदना व्यक्त की। पिछले हफ्ते सुरजीत सिंह ने कर्ज के बोझ के कारण खुदकुशी कर ली थी। गौरतलब है कि करीब एक महीने पहले ही आत्महत्या करने वाले सुरजीत सिंह ने कांग्रेस उपाध्यक्ष से मिलकर उन्हें बेमौसम बारिश के कारण किसानों की समस्याओं के बारे में अवगत कराया था। 28 अप्रैल को सरहिंद में राहुल से मुलाकात करने वाले सुरजीत ने बड़ी रकम कर्ज के तौर पर ले रखी थी और फसल को भारी नुकसान होने पर 10 जून को उसने खुदकुशी कर ली थी। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद सुरजीत सिंह के परिवार वालों ने कहा कि राहुल ने उन्हें आश्वस्त किया है कि वो केंद्र के समक्ष मामला उठाएंगे। राहुल गांधी ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के आपातकाल के बारे में दिए गए उस बयान से राजनीतिक गलियारों में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। आडवाणी ने अपने बयान में कहा है कि जो ताकतें लोकतंत्र को कुचल सकती है वो मजबूत हुई है। लालकृष्ण आडवाणी के इस बयान पर अटकलें लगाई जा रही है कि ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रित है। आडवाणी ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा होने के बावजूद अभी के समय में जो ताकतें लोकतंत्र को कुचल सकती हैं वो मजबूत हुई हैं। उन्होंने कहा कि 1975-77 में आपातकाल के समय के बाद से मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा कुछ किया गया जो आश्वस्त करता हो कि नागरिक स्वतंत्रता फिर से निलंबित या ध्वस्त नहीं की जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ऐसी किसी भी अटकलों को खारिज किया है, जबकि कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने आडवाणी की इस चिंता को साझा किया है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा।
केंद्र की मोदी सरकार में तेलुगु देशम पार्टी साझेदार है, उसके 2 मंत्री हैं। उस नाते केंद्र सरकार को चंद्रबाबू नायडू की तरफदारी करनी थी, लेकिन चंद्रबाबू दिल्ली आए, प्रधानमंत्री से मिले तो उन्होंने दोनों मुख्यमंत्रियों के झगड़े में अपने को नहीं फंसाया। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बंटवारे के 1 साल बाद दोनों राज्यों का झगड़ा जस का तस है। बंटवारे के 1 साल पूरे होने के मौके पर जहां तेलंगाना में जश्न मनाया गया, वहीं आंध्र प्रदेश में इसका अफसोस और गुस्सा जाहिर किया गया। 1.5 दशक पहले झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का गठन हुआ था, लेकिन कभी भी इन तीनों राज्यों का बिहार, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश से बैर नहीं रहा। तीनों बड़े राज्यों के लोगों ने इसे सहज रूप में लिया, पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ऐसा नहीं हुआ। इसलिए दोनों राज्य अब भी लड़ रहे हैं और केंद्र सरकार ने इसमें पंच बनने से इनकार कर दिया है। दोनों राज्यों के बीच झगड़े का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तेलंगाना ने आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के ऑडियो टेप जारी किए और उनके ऊपर विधान परिषद चुनाव में विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया, तो आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के खिलाफ 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। दोनों के बीच अविश्वास की खाई इतनी गहरी हो गई है कि नायडू ने हैदराबाद में अपनी सुरक्षा में लगे तेलंगाना पुलिस के जवानों को हटा दिया। उन्होंने हैदराबाद में भी आंध्र पुलिस की सुरक्षा लगवाई। दोनों मुख्यमंत्री एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। आंध्र और तेलंगाना के इस झगड़े और आपसी अविश्वास ने राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। विधायक की खरीद फरोख्त के मामले में हुए मुकदमे अपनी जगह हैं। मुख्यमंत्री का फोन टेप होना, विपक्षी पार्टी के विधायक की गिरफ्तारी, सुरक्षा मामले का अविश्वास आदि ऐसी घटनाएं हैं जिनसे यह आशंका सही साबित हुई है कि पिछली यूपीए सरकार ने आंध्र प्रदेश का बंटवारा करते हुए कई बुनियादी बातों को ध्यान में नहीं रखा। आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना बनाने का मुद्दा दशकों पुराना है। तेलंगाना की शुरू से अलग पहचान रही है, इसलिए कायदे से उसे अलग करने का फैसला ज्यादा जटिल नहीं होना चाहिए था, लेकिन आंध्र प्रदेश के कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने मामले को उलझाया। हमेशा आंध्र या रायलसीमा के इलाके से मुख्यमंत्री होने की वजह से तेलंगाना की अनदेखी भी हुई। बंटवारे के फैसले में देरी हुई और उससे लोगों में नाराजगी बढ़ी। कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने फैसला भी ऐसे ही समय में किया जब चुनाव एकदम सर पर आ गए। इससे भी उसकी मंशा को लेकर सवाल खड़े हुए। सहमति बनाने के नाम पर लंबे समय तक चली कोशिशों का कोई कारआमद तरीका सामने नहीं आया। कई मसलों पर दोनों राज्यों के बीच बुनियादी सहमति नहीं बन पाई। राजधानी का मामला भी इसमें से एक है। आंध्र के दबाव में केंद्र ने हैदराबाद को दोनों राज्यों की राजधानी बनाया, तो तेलंगाना के दबाव में हैदराबाद को केंद्र शासित नहीं बनाया। दोनों को खुश करने की कोशिश में ज्यादा मुश्किल हुई। बहरहाल अब विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश की नई राजधानी की नींव रखी गई है और उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ वर्षों में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तब तक केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो हालात नहीं बिगड़ने दें। नायडू की पार्टी केंद्र में शामिल है और के चंद्रशेखर राव चाहते हैं कि उनकी पार्टी भी एनडीए में आ जाए। जाहिर है कि दोनों को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भरोसा है, सो वे दोनों के बीच का विश्वास खत्म करा सकते हैं। अब एक ब्रेक है, उसके बाद 2 मुख्यमंत्रियों की लड़ाई पर चर्चा करेंगे। संदेह नहीं है कि केंद्र सरकार से चंद्रबाबू नायडू को काफी मदद मिली है, लेकिन आंध्र प्रदेश को नई राजधानी से लेकर कई नए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने हैं, जबकि केंद्र सरकार को दोनों राज्यों के प्रति बराबरी दर्शानी है। सवाल है, दोनों मुख्यमंत्रियों के झगड़े के नीचे की क्या हकीकत है? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद है। प्रसाद जी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, इन दोनों में क्या निजी तौर पर ठनी हुई है? निजी तौर पर पुराने बैकग्राउंड इतनी खराब है कि एक दूसरे के खिलाफ फोन भी टेप करवा रहे हैं? व्यासा, सबसे सही बात है कि दोनों का अगर राजनीतिक करियर देखें तो दोनों की तकरीबन दोनों कांग्रेस से ही निकले के आगे बढ़े थे आंध्र के पॉलिटिक्स में। और आंध्रा में जब चुनाव हार गए थे दोनों कांग्रेस की तरफ से, चंद्रबाबू नायडू खासकर, बाद में वो अपने ही ससुर एनटी रामाराव की पार्टी तेलुगु देशम में आ गए थे। और कहा जाता है कि तब से लेकर दोनों की, इनके और चंद्रशेखर राव जो कि खुद बाद में टीडीपी में आ गए थे, कि दोनों के बीच में अच्छे ताल्लुकात थे। अच्छा, मतलब चंद्रशेखर राव बाद में टीडीपी में भी आए थे? अच्छा, मतलब उस वक्त जो कांग्रेस से दोनों की चलती आई। हाँ। और बाद में टीडीपी में उन्होंने उस वक्त खासकर चंद्रबाबू नायडू का साथ दिया, जब चंद्रबाबू नायडू ने खुद अपने ससुर के खिलाफ विद्रोह कर दिया और खुद मुख्यमंत्री बने। तो माना जाता है कि चंद्रशेखर राव ने काफी उनकी मदद की या पैरवी की है, जो भी कह लीजिएगा, राजनीतिक तौर पे। और उसी का स्वरूप था कि वो के कैबिनेट में मंत्री भी बने रहे।
लेकिन हुआ ये कि चलते चलते जब 99 के चुनाव आए और आपको याद हो कि वाजपेयी जी के साथ गठबंधन करके चंद्रशेखर टीडीपी वापस सत्ता में आ गई थी, उस वक्त उन्होंने इनको मंत्री नहीं बनाया था। चंद्रशेखर राव को सिर्फ डिप्टी स्पीकर का ओहदा देकर उनको बिठा दिया था। तब से लेकर माना जाता है कि दोनों के बीच में ठन गई थी राजनीतिक तौर पर। और आपको याद होगा कि 2001 के आसपास चंद्रशेखर राव ने अपना इस्तीफा दे दिया था डिप्टी स्पीकर के बतौर आंध्र प्रदेश के असेंबली से, और टीआरएस का गठन कर दिया था। और तब से लेकर दोनों के बीच में एक तरह से राजनीतिक विवाद बढ़ता गया, यहाँ तक कि लेकिन इस प्रतिस्पर्धा का जो ये मामला है, इसमें पिछले एक साल के बीच में जो अलग अलग राज्य बने और अलग अलग राज्यों के गवर्नेंस को लेकर इसकी भी कोई बैकग्राउंड है क्या इनमें? बिल्कुल ऐसा। देखिए, एक साल पहले जो विभाजन हुआ था उसमें कई सारे स्पष्टीकरण थे कि आंध्र और तेलंगाना के बीच में किस तरह का बंटवारा होगा, संसाधनों का, राज्यों के जो संपत्ति है वगैरह वगैरह। हैदराबाद चूंकि पुराना शहर है और बहुत बसा हुआ शहर है, और उसमें आंध्रा को, चंद्रबाबू नायडू का मानना है कि अगर हैदराबाद को बनाया है मॉडर्न सिटी, साइबराबाद जो कहते हैं, तो मेरा उसमें एक योगदान रहा है। और आज परिणाम स्वरूप के लिए जो मर्जी के लिए कि आंध्र का राजस्व कम हो गया और तेलंगाना का राजस्व बढ़ा हुआ है, और माना जाता है बतौर हैदराबाद से ज्यादा है, क्योंकि विदेशी कंपनियां हैं, बहुत सारा वाणिज्य उस इलाके में है। तो ये दोनों को लेकर वहां पे काफी आपस में ठनी हुई है बंटवारों को लेकर। नहीं तो अभी ये जो विवाद हुआ जिसके अंदर की विधान परिषद के चुनाव में रिश्वत देने का और बात जो हुई है, उसमें दोनों का ये इतना भारी, जब करप्शन ब्यूरो वाला वो भी मामला वहां तक हुआ, तो केंद्र सरकार का कोई रोल या केंद्र सरकार ने बीच बचाव की कोशिश नहीं की? अभी तक तो लगता नहीं है। एक ही अगर संकेत है कि चूंकि वहां के राज्यपाल महोदय दोनों के कॉमन राज्यपाल ELS नरसिम्हन साहब, जो कि आंध्र और तेलंगाना के दोनों के एक ही राज्यपाल है, तो दोनों के बीच में अगर वार्तालाप हो या ना हो, ये दोनों को कहे कि भाई आप पीछे हट जाइए एक दूसरे को। लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान रहे कि अगर ये जो आज से कुछ एक साल पहले जब टीआरएस चुन के आई थी वहां पे तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, 61 के आसपास उनके विधायक थे 119 में से, लेकिन वो बढ़ के 70 के ऊपर पहुंच गए हैं। और माना जाता है टीडीपी से कुछ लोगों ने पार कर लिया, पाला बदला। और यहाँ तक माना जाता है कि एक टीडीपी के एमएलए जो कि इस वक्त मंत्री हैं, वो टीडीपी के एमएलए के टिकट, चुनाव के टिकट पे चुन के आए थे। मतलब चंद्रशेखर राव और तेलंगाना में की पूरी कोशिश है कि चंद्रबाबू और उनकी पार्टी कमजोर से कमजोर होती जाए, ये कोशिश है। और यहाँ तक कि पीछे महानाडु जो हुआ था तेलंगाना में, खासकर आंध्रा के टीडीपी का, तो चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान किया था कि अगले असेंबली चुनाव होगा तो तेलंगाना में टीडीपी का वर्चस्व होगा। तो वो भी एक आपस में एक पूरी राजनीति है। इस पूरे एक साल में नया राज्य बनने के बाद दोनों प्रदेशों की सरकारों का एक साल का परफॉर्मेंस, प्रसाद जी आपके हिसाब से किस तरह का रहा? देखिए, परफॉर्मेंस तो अभी तक लोग, क्योंकि आंध्र प्रदेश में राजस्व की समस्या जरूर है, जल बंटवारे को लेकर भी अभी कई सारी समस्या बाकी हैं। तेलंगाना में चूंकि पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन्होंने अलग अलग अभी ऐलान तो बहुत किए हैं। आंध्रा का सबसे बड़ा दारोमदार जो मानते हैं चंद्रबाबू नायडू की, अगर मैं एक आंध्र को फिर से एक नव निर्माण कर सकता हूं, और खासकर आंध्रा का जो उन्होंने राजधानी करके एक मॉडल स्टेट बनाना, और खासकर राजधानी को वो सिंगापुर के मॉडल पे कह रहे हैं, जो विजयवाड़ा के पास अमरावती उन्होंने अभी हाल फिलहाल में। तो ये नहीं लगता कि उनकी क्योंकि ब्रांडिंग ज्यादा होती है, वो इस तरह का बड़ा विजन करते हैं, इसलिए चंद्रशेखर राव कुछ निजी उसमें होता है कि भाई उनकी ब्रांडिंग वैसी नहीं होती वहां? वो भी है, और दूसरा है कि चंद्रशेखर राव हमेशा एक तरह से शैडो रहे चंद्रबाबू नायडू के। तो वो दोनों बराबर के दर्जे में, अगर एक जगह देखा है, दोनों मुख्यमंत्री हैं, दोनों ही पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री है, एक ही गर्भ से निकले हुए दोनों, अगर आप उस तरह से देखा जाए, आंध्र से निकल के तेलंगाना। लेकिन फिर भी प्रशासन के नाते चंद्रशेखर राव और दोनों की अभी पकड़ किस तरह की वहां लोग महसूस करते हैं? चंद्रशेखर राव की अपनी पकड़ है राज्य में, क्योंकि वो भी मंत्री रह चुके हैं और पुराने अनुभवी नेता हैं, तो उनका अपनी पकड़ है। शासन पे ज्यादा, प्रशासन पे भी जितना भी हो, उनकी राजनीतिक समझबूझ लोग मानते हैं। चंद्रबाबू नायडू चूंकि मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका राजनीतिक अनुभव के साथ साथ प्रशासनिक अनुभव लोगों ने देखा है, तो ये अब दोनों के बीच में इस तरह की इन दोनों के प्रति केंद्र सरकार का रुख किधर ज्यादा पक्षधर है? अभी तक तो अगर आप देखें, केंद्र में दोनों की जरूरत है।
जिस तरह नहीं तो इक्वी डिस्टेंस वाली या क्योंकि तेलुगु देशम सत्ता में है, केंद्र सरकार में शामिल है, इसलिए कि उनको ज्यादा टीआरएस भी तो मदद कर सकती है क्योंकि हाँ। उनके सांसद हैं। तो टीआरएस अब जिस वक्त लोकसभा में तो खैर जरूरत नहीं है, लेकिन राज्यसभा में जैसे जैसे परिस्थिति बनती आ रही है तो इसलिए केंद्र सरकार एक तरह से इस मामले में न्यूट्रल रहेगी। अभी तक तो जो दिख रहा है कोई खास नहीं है, क्योंकि हालांकि केंद्र के दरवाजे दोनों ने खटकाए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी आए थे दिल्ली, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू भी मिलके गए हैं, उन्होंने बात रखी है अपनी केंद्र बीजेपी नेतृत्व के साथ, और तो अभी तक कोई स्पष्ट संकेत मेरे को लगता नहीं मिला है। जी प्रसाद जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter पर जाहिर करें। सो कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।